हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ भारत की मोदी सरकार ने अब उठाया ये सबसे बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, तो उधर मालदीव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है निमंत्रण। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान चीन सीमा पर एविएशन ब्रिगेड बढ़ाएगी। भारतीय सेना हर वक्त एक्शन मोड में होंगे 50 से 60 हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, अब पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कराची की जेल से 80 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर भारत के लिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भड़कने वाली अमेरिकी गायिका मैरी मिलवेन आखिर कौन है दोस्तों, और उन्होंने नीतीश कुमार को क्या जवाब दिया, एक से एक खबर बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ भारत ने उठाया ये बड़ा कदम। बता दें, कतर में 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने अपील दायर किया है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि फैसला गोपनीय है। प्रथम दृष्टया एक अदालत है जिसने निर्णय दिया, जिसे हमारी कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की गई है। हम कतरी अधिकारियों के संपर्क में हैं। दरअसल अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, जो 1 साल से अधिक समय से देश में हिरासत में थे। इसको लेकर पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इस बाबत विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमें 7 नवंबर को 8 भारतीयों के साथ काउंसलर एक्सेस का एक और दौर मिला। हम परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी और काउंसलर समर्थन देना जारी रखेंगे और हम सभी से मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए अटकलों में शामिल नहीं होने का आग्रह करते हैं। बता दें कि अगस्त 2022 में कतर ने 8 पूर्व नौसैनी अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूसी के रूप में काम करने के शक में हिरासत में लिया था। जी हां, यानी कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय ने क्लियर कहा है कि 26 अक्टूबर को 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अदालत ने गोपनीय फैसला सुनाया है और इस मामले में कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के मामले में सुनाई गई मौत की सजा मामले में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कतर की प्रथम दृष्टया अदालत से पारित 26 अक्टूबर का फैसला गोपनीय है। फैसला केवल कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है, शेयर किया गया। वे अब आगे के कानूनी कदम उठा रहे। बहरहाल दोस्तों, भारत सरकार पूरी कोशिश में लग गई है अपने उन 8 अधिकारियों को बचाने में। अगर आपको भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार पर पूरा भरोसा है दोस्तों, और मानते हैं कि भारत उसको किसी भी कीमत पर बचा लेगा और भारत के लोगों की दुआएं काम आएंगी, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ। जब मालदीव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला निमंत्रण। बता दें, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के शपथ समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री को मालदीव में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि होगा। अब ऐसे में दोस्तों, क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी को मालदीव इस समारोह में जाना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए? जिस प्रकार से मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़ू भारत को लेकर रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय सेनाओं को जिस प्रकार से मालदीव से निकालने की लगातार बात कह रहे हैं, क्या ऐसे में पीएम मोदी जी का जाना ठीक रहेगा? दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान चीन सीमा पर एविएशन ब्रिगेड बढ़ाएगी। भारतीय सेना हर वक्त एक्शन मोड में होंगे 50 से 60 हेलीकॉप्टर। बता दें, पाकिस्तान और चीन सीमा पर भारतीय सेना अपनी ताकत में और ज्यादा इजाफा करने जा रही है। सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन सीमा पर ऑपरेशन के लिए अधिक एविएशन ब्रिगेड तैयार करेगी। ब्रिगेड को एक संरचित कमांड और नियंत्रित प्रणाली बनाने में मदद मिलती है, जहां एक ब्रिगेड में 50 से 60 हेलीकॉप्टर काम करते हैं। मीसा मारी में हाल ही में ऑपरेशनल ब्रिगेड उस क्षेत्र में ऑपरेशन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम है। यह जमीनी सैनिकों और विमानन दोनों को मदद करता है। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 3 विमानन ब्रिगेड है, 2 उत्तरी सीमा और 1 पूर्वी सीमा पर। हमें और अधिक ब्रिगेड रखने की योजना बना रहे हैं और ये प्रक्रिया में है। एविएशन ब्रिगेड सैन्य इकाइयों हैं जो सैन्य हेलीकॉप्टरों को तैनात करती है। उनमें हमले या टोही हेलीकॉप्टर, मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और मीडिवैक क्षमता शामिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कराची की जेल से 80 भारतीय मछुआरे रिहा। पाकिस्तान सरकार
ने कही ये बात। बता दे पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को 80 भारतीय मछुआरों को मालीर जेल से रिहा कर दिया है। जेल के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने कहा कि भारतीय मछुआरों को भारी सुरक्षा के बीच अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठाया गया। शुक्रवार को वो लाहौर पहुंचेंगे, जिसके बाद उन्हें वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। भारतीय मछुआरों के लिए लाहौर की यात्रा की व्यवस्था करने वाले ईधी वेलफेयर ट्रस्ट के फैसले। ईधी ने कहा कि गरीब पृष्ठभूमि के भारतीय मछुआरे घर लौटने को लेकर खासा खुश थे। वे खुश हैं कि वे जल्द ही अपने परिवार में शामिल होंगे। पाकिस्तान और भारत नियमित रूप से समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के लिए एक दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार करते हैं, जो कुछ बिंदुओं पर खराब रूप से चिन्हित है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आज भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। क्यों खास है भारत अमेरिका की ये 2+2 वार्ता, बता दें। विदेश और रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए आज 10 नवंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आ रहे हैं। ब्लिंकन के साथ रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी भारत आएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में हमास इजराइल युद्ध के फैलाव की संभावना पर चर्चा हो सकती है। शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग कही जाने वाली वार्षिक द्विपक्षीय बैठक होनी है। इस 2 दिवसीय बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे, जबकि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करेंगे। दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाले इन महत्वपूर्ण बैठकों से पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित होगा। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को दिया करारा झटका। एक झटके में ढेर कर दिया दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन। बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। हूती विद्रोहियों ने यमन के तट पर एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन को मार गिराया है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हूतियों ने कहा कि यह ड्रोन हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। इस हमले को इजराइल हमास की जंग में अमेरिका को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया है। समाचार एजेंसी FP के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी सेना के रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट MQ-9 को हूती बलों ने यमन के तट पर मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को उस समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र में निशाना बनाया जब वो एक मिशन पर था। यूएस सेंट्रल कमांड अब इस घटना की जांच कर रही है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सिंगापुर के PM ने मोदी सरकार की क्यों कर दी जमकर तारीफ। कहा भारत तरक्की कर रहा लेकिन चीन बूढ़ा हो रहा। जी हां, तेजी से आगे बढ़ रहा भारत। अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने बांधे PM मोदी के तारीफ के पुल। बता दें, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग ने भारत के विकास को लेकर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को दुनिया की युवा शक्ति और चीन की बूढ़ी होती आबादी को लेकर भी बयान दिया है। ली सिंग लूंग ने कहा कि PM मोदी अपने आर्थिक सुधारों और डिजिटलाइजेशन के जरिए देश को तेजी से विकास के रास्ते पर चला रहे हैं। सिंगापुर को परंपरागत रूप से चीन का करीबी देश माना जाता है। इसके बावजूद इस देश में भारतीय मूल के राजनेताओं और व्यापारियों का काफी दबदबा है। सिंगापुर की पूर्व राष्ट्रपति हलीमा याकूब भारतीय मूल की राजनेता थी। वर्तमान राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम भी भारतीय मूल के ही हैं। 8 नवंबर को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम गाला डिनर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग ने ब्लूमबर्ग के प्रधान संपादक जॉन मिकथेलवेट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल वे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक थे। PM मोदी अपने आर्थिक सुधारों और डिजिटलीकरण की दिशा में भारत को एक और स्तर ऊपर ले जाने के अपने अभियान के साथ प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगभग 5वां हिस्सा है। भारत की आबादी युवा है और अभी भी बढ़ रही है। ये चीन की आबादी के विपरीत है, जो पुरानी है और पहले से ही अस्थिर है और अब तो कम होने लगी है। जी हाँ, ली सिन लुंग ने कहा कि भारत को इसका अधिकतम लाभ उठाना होगा और उन्हें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक दुनिया को प्रभावित करने के लिए उपमहाद्वीप से परे अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां तेल सुदर्शन यूक्रेन युद्ध में फंसे दोस्त रशिया के लिए भगीरथ बना भारत। अमेरिकी प्रतिबंध यूं हुए फेल। बता दें, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी पश्चिम देशों ने रशिया के खिलाफ बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे रशिया के लिए दुनिया के साथ लेन देन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अमेरिका को उम्मीद थी कि नाटो देशों के इस कदम से रशिया घुटनों पर आएगा और हमले रोक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन युद्ध के शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रशिया लगातार न केवल हमले जारी रखे हुए बल्कि एक बड़े इलाके पर
अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। युद्ध की वजह से रशिया को अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाए रखना जरूरी था और संकट की इस घड़ी में भारत ने दिल खोलकर उसका साथ दिया। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया ने अरबों डॉलर का सस्ता तेल भारत को बेचा, जिससे भारतीय कंपनियों को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। हालांकि भारत और रशिया के बीच भुगतान को लेकर पेच फंस गया। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण डॉलर का इस्तेमाल बंद हो गया। भारत ने यूएई और चीन की मुद्रा में कुछ भुगतान किया, लेकिन इसके बाद भी रशिया के पास अरबों रुपए का सरप्लस हो गया। अब भारत की मोदी सरकार रशिया की मदद के लिए एक बार फिर से सामने आई ताकि रुपए का इस्तेमाल किया जा सके। भारत रशिया के साथ अब बिजनेस डील, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का विकल्प रशिया को दिया है। जी हाँ, इन सब में भारतीय रुपए का रशिया की ओर से इस्तेमाल किया जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 लाख करोड़ का गैर तेल आयात फंसने का डर सताने लगा था। रशिया ने कह दिया था कि भारत से आयात में कमी की वजह से रुपए का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, अब लाख कोशिश कर ली दोस्तों अमेरिका ने रशिया को गिराने का, रशिया पर प्रतिबंध लगा करके उसकी कमर को तोड़ने का, लेकिन भारत ने भी इस मुश्किल की घड़ी में रशिया का साथ दे करके बता दिया है कि तुमने हमारी एक समय मदद की थी और तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हारे मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद ना करें। और दोस्तों, भारत ने रशिया की मदद करके रशिया को यह दिखा दिया है कि भारत जिससे दोस्ती करता है वो अनकंडीशनल दोस्ती होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर लंदन में भारत पाकिस्तान के बीच होगा बहुत बड़ा मुकाबला। मेयर पद के लिए भारतवंशी का पलड़ा भारी। बता दें, लंदन में मेयर पद के लिए भारत और पाकिस्तान के मूल के 2 प्रत्याशियों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इसमें भारतीय मूल के तरुण गुलाटी लंदन के अगले मेयर बन सकते हैं। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान से गुलाटी का मुकाबला है। हालांकि इस मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। अब लंदन के मेयर पद पर भी भारतीय मूल का प्रत्याशी सुशोभित हो सकता है। दरअसल लंदन के कारोबारी तरुण गुलाटी ने मई 2024 के मेयर पद के इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तरुण गुलाटी ने इस दावेदारी में यह उम्मीद जताई है कि वे लंदन के अगले मेयर बन सकते हैं। 63 वर्षीय गुलाटी बीते महीने अपनी जन्मभूमि भारत में थे। इस दौरान उन्होंने भारत से ही लंदन के मेयर पद की दावेदारी का ऐलान किया था। सादिक खान फिलहाल लंदन के मेयर हैं। तरुण गुलाटी का मुकाबला पाकिस्तानी मूल के सादिक खान से होगा। तरुण गुलाटी ने कहा कि वे इस बात का प्रयास करेंगे कि लंदन पूरे विश्व की शीर्ष वैश्विक सिटी बनी रहे, एक ऐसा शहर जहां लोग सुरक्षित और लोग यहां सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करें और यहां प्रगति के अवसर मौजूद रहे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में लंदन में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले में अपना भारत ही जीतेगा, भारत ही विजेता घोषित होगा, तो इंडिया विल विन जरूर कमेंट में लिखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां गाजा पर हर दिन 4 घंटे हमला नहीं करेगा इजराइल। बाइडेन ने दोस्त नेतन्याहू को क्यों किया मजबूर, बता दें। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल गुरुवार से प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है। ये पिछले 1 महीने से जारी लड़ाई में राहत का पहला संकेत है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इससे क्षेत्रीय संघर्ष के भड़कने की संभावना थोड़ी कम हुई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ये रोक लोगों को 2 मानवीय गलियारों से दक्षिणी गाजा की ओर सुरक्षित जाने की इजाजत देगी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण पहला कदम बताया। किर्बी ने कहा कि इजरायलियों ने हमें बताया है कि विराम की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कोई सैन्य अभियान नहीं होगा और ये प्रक्रिया कल से ही शुरू हो चुकी है। किर्बी ने कहा कि ये संघर्ष विराम, जिसकी घोषणा 3 घंटे पहले की जाएगी, हाल के दिनों में अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं के बाद सामने आई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां एक मस्जिद पर हमला और 57 मुसलमान देशों ने बना लिया संगठन। इजराइल से ही है इनका कनेक्शन। दरअसल इजराइल हमास युद्ध को लेकर सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्की समेत दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क इजराइल से हमले रोकने की कह रहे हैं। इन देशों का कहना है कि यदि इजराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर जंग का दायरा बढ़ जाएगा। हालांकि इजराइल युद्ध विराम पर राजी नहीं है। इस बीच सऊदी अरब ने अपना जेद्दा शहर में इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 देशों की मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस संगठन का इतिहास भी यरूशलेम में स्थित उसी अल-अक्सा मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिसमें इजरायली पुलिस के घुसने पर हमास हमले की बात कह रहा है। दरअसल 21 अगस्त 1969 को अल-अक्सा मस्जिद परिसर के एक हिस्से में आग लगा दी गई थी और इस वारदात को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक डेनिस माइकल रोहन ने अंजाम दिया था, लेकिन इसका आरोप इजराइल पर ही लगा था। इससे ठीक 2 साल पहले 1967 में 6 अरब देशों से इजराइल की लंबी जंग हुई थी। ऐसे में अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले ने तनाव बढ़ा दिया था और फिर 25 सितंबर 1969 को यानी
यानी अल-अक्सा मस्जिद पर हमले के ठीक एक महीने बाद इस्लामिक सहयोग संगठन की मोरक्को में शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक मस्जिद पर हमले ने 57 मुसलमान देशों को एक साथ एकजुट कर दिया और इनके बीच संगठन बन गया था। एक और खबर की बात करें, जहाँ ब्रिटेन सरकार का बहुत बड़ा फैसला, भारत को हर तरीके से सुरक्षित देशों की सूची में करेगा शामिल। बता दें, ब्रिटेन सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की विस्तारित सूची में शामिल करने की योजना पेशकश की है, जिससे देश से अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को सूची में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य देश की आव्रजन प्रणाली को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधित निराधार दावे करने वाले लोगों को प्रणाली का दुरुपयोग करने से रोकना है। देश की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि हमें सुरक्षित देशों से ब्रिटेन की खतरनाक और अवैध यात्रा करने वाले लोगों को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सूची का विस्तार करने से हमें उन लोगों को अधिक तेजी से हटाने में मदद मिलेगी जिनके पास यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ये एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि यदि आप अवैध रूप से यहाँ आते हैं तो आप नहीं रह सकते। अगली खबर की बात करें, जहाँ तेजस विमान सारंग हेलीकॉप्टर दुबई के आसमान में गरजने को तैयार है भारत। क्या है तैयारियां, बता दे। दुबई एयर शो में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना की भारी भरकम टीम संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुकी है। इस एयर शो में भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम हिस्सा ले रही है। दोनों टीमें 13 नवंबर से शुरू होने वाले दुबई एयर शो में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए दुबई पहुंचाया गया है। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में भारत के स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। HAL ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे नवंबर 1984 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डिजाइन और विकसित किया था। इस हेलीकॉप्टर ने पहली बार 1992 में उड़ान भरी थी। जी हाँ, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दहाड़ दुबई के आसमान में सुनाई देगी। ये तीसरा मौका होगा जब तेजस विमान दुबई के आसमान में उड़ान भरेगा। इस समय भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा इस एयर शो के लिए, वो भी विदेश में होने वाले एयर शो के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाक की धमकी पर अफगानिस्तान ने दे डाली पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा अपने गिरेबान में झांको पाकिस्तान। बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर वो अपने पड़ोसी मुल्क से अच्छे संबंध रखना चाहता है तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क को भी संयम बरतना होगा। तहरीक तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा था कि वो या तो तहरीक तालिबान से नाता रखे या फिर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जवाब देते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने जमकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को भेजी गई चिट्ठी में इसका उल्लेख भी है। अमर उजाला के पास अफगानिस्तान की सरकार की ओर से पाकिस्तान को भेजी गई चिट्ठी मौजूद है। दरअसल पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान से जुड़े हुए लोग पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मिली जानकारी के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की ओर से आने वाले TTP के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब तक अफगानिस्तान में शरण ले रहे इन लोगों की वजह से सैनिकों और आम लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को निशाने पर लेते हुए अपनी ओर से दी जाने वाली मदद को रोकने और अन्य तमाम तरह की धमकियां देकर अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश की। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लिखा पढ़ी में आपत्ति भी दर्ज कराई। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पड़ोसी दोस्त के लिए अमेरिका से झगड़ा मोल ले रहा अपना भारत, बाइडेन से दुश्मनी की ये कहानी क्या है बता दें। भारत एक अहम मुद्दे पर अमेरिका से भिड़ रहा है। ये मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि एक पड़ोसी देश में होने वाला चुनाव है। दरअसल पूरी दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई देने वाला अमेरिका भारत के एक पड़ोसी देश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी हस्तक्षेप से उस महत्वपूर्ण भारतीय साझेदार को खतरा है। ऐसे में भारत अपने पड़ोसी देश और अमेरिका के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। इस देश का नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 2024 में आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव में भारत की करीबी साझेदार प्रधानमंत्री शेख हसीना फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगी। शेख हसीना और उनकी आवामी लीग 2009 से बांग्लादेश की सत्ता में है। हसीना सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और चुनावों में धांधली का आरोप लगाया गया है। बस इन्हीं आरोपों से अमेरिका को बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने का मौका मिल गया है। जी हाँ, अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से हसीना सरकार से स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना की अगर हार होती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि शेख हसीना सरकार लूज कर जाए, यानी कि शेख हसीना की सरकार गिर जाए। भारत कभी नहीं चाहेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां जेल से लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, पंजाब सरकार को लगाई लताड़, पूछा कहां तक पहुंची जांच। जी हां, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिए गए इंटरव्यू को लेकर जांच के लिए बनाई गई 2 सदस्यों वाली कमेटी 7 महीने बीत जाने पर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। न ही ये सुनिश्चित किया गया कि जेल से हुए इंटरव्यू के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को जमकर लताड़ लगाई। बेंच ने कहा कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने का दावा करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू बैरक में रहते हुए दिया गया था या वो पुराना था, इसका भी अभी तक जांच कमेटी खुलासा नहीं कर पाई है। कोर्ट ने जांच कमेटी के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो 15 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताएं कि जांच कहां तक पहुंची और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने जेलों में मोबाइल व नशीली सामग्री पहुंचने पर भी सवाल उठाए और पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अगली खबर की बात करें, जहां उदयपुर में पीएम मोदी की जनसभा, कहा मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो भारत टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश बनेगा। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुवार शाम को उदयपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे साल 2024 में तीसरी बार पीएम बनाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश होगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की सरकार आने पर हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि राजस्थान में छोटी छोटी मछलियां को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं सबको कहना चाहता हूं कि हर मछली पर कार्रवाई होगी। जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। यहाँ राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बन गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भारत की भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली लाल डायरी बाहर आएगी। जी हाँ, पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि राजस्थान में पेपर लीक माफिया पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां सीएम नीतीश कुमार के यौन संबंधित ज्ञान पर भड़कने वाली अमेरिकी गायिका मैरी मेलवन आखिर कौन है दोस्तों, जिन्होंने नीतीश कुमार को बहुत बड़ी सलाह दे दी है। सीएम नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए सेक्स को लेकर दिए गए बयान की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई है। भारत में लोकप्रिय अमेरिकी गायिका मैरी लिबनेन ने सीएम नीतीश के बयान की निंदा की है। मैरी मिलबेन ने कहा कि समय आ गया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत की नागरिक होती तो बिहार जाती और वहां से नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ती। अफ्रीकन अमेरिकन गायिका मिलबेन ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार में महिला मूल्यों को चुनौती दी गई और मुझे लगता है कि इस चुनौती का एक ही जवाब हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद मेरा मानना है कि किसी ताकतवर महिला को सामने आना चाहिए और नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। मैरी मिलबेन ने कहा कि मेरा मानना है कि भाजपा को बिहार में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए शस्त्र बनना चाहिए। यही महिला सशक्तिकरण और विकास और प्रतिक्रिया की सच्ची भावना होगी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और यहाँ तक बने रहने